नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास चैनल पे। तो लीजिए सुनते हैं 50 शेड्स ऑफ डार्कर का अध्याय 10। तो शुरू करते हैं। नायक आता ही होगा। ओह, मैं तो उसकी आंखों का रंग देखकर चौंक गई हूँ। समुद्र के पानी का रंग भी मानो उन्हीं में घुल गया हो। दिल तो आता है कि सारी दोपहर तुम्हारे साथ यहीं पड़ा रहता, पर डोंगी को बोट पर लाने में उससे मदद की ज़रूरत होगी। क्रिश्चियन ने प्यार से चूमते हुए कहा, है ना? तुम इस बिखराव के बीच भी कितनी सेक्सी और प्यारी दिख रही हो। जी कर रहा तुम्हारे साथ ही रहूं। वह मुस्कुराया और पलंग से उठा। मैं पेट के बल लेटी नज़ारा ले रही हूँ। कैप्टन, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। मेरी तारीफ सुनकर वह मुस्कुरा दिया। मैं उसे कपड़े पहनते देखती रही। इस इंसान ने अभी मुझे इतना प्यार दिया है, मैं तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर सकती। यकीन नहीं आता कि ये शख्स मेरा है। वह मेरे पास बैठा और जूते पहन लिए। कैप्टन, मैं तो इस बोट का मालिक हूँ। मैंने अपनी गर्दन एक ओर झुकाई। मिस्टर ग्रे, आप मेरे दिल के मालिक हैं और मेरे शरीर के, मेरी आत्मा के भी। मैंने मन में सोचा। उसने गर्दन झटकी और मुझे चूम लिया। मैं डेक पर हूँ, अगर नहाना चाहती हो तो नहा सकती हो। कुछ पीना चाहोगी? उसने फिर से अपने सीधे लहजे में पूछा और मैं उसके बदलते रूपों को देखती रही। पल में तोला तो पल में माशा। क्या? उसने मेरी हंसी देखकर पूछा। तुम? मैं क्या? तुम कौन हो और तुमने क्रिश्चियन का क्या किया? उसके होठों पर उदास से मुस्कान खेल गई। बेबी, वो बहुत दूर नहीं है। उसके सुर ने मुझे अपनी बात पूछने के लिए शर्मिंदा कर दिया, पर उसने बात को हवा में उछाल दिया। तुम उसे जल्द ही देखोगी। अगर जल्दी से नहीं उठी तो अभी देख लोगी। उसने जोर से एक धौल जमाया और मैं चिल्लाने के साथ साथ हंसने लगी। तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया था। क्यों? वैसे तुम भी तो मिले जुले संकेत देती हो। इंसान करे भी तो क्या? वह चूम कर बोला। मिलते हैं बेबी। जब मैं डेक पर गई तो मैक लौट आया था, पर मेरे सैलून का दरवाज़ा खोलते वह कहीं ओझल हो गया। क्रिश्चियन अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। किससे? उसने मुझे पास खींच कर चूम लिया। अच्छी खबर है। बहुत खूब। बढ़िया। हाँ हाँ, आज रात। उसने फ़ोन बंद किया और मैं इंजन चालू होने की आवाज़ से चौंक गई। मैक कॉकपिट में होगा। वापसी का वक्त हो गया। क्रिश्चियन ने मुझे लाइफ जैकेट पहना दी। हम मरीना की ओर लौटे तो सूरज का गोला नीचे उतर रहा था और आज मैंने अपने उस्ताद से बोट चलाने से जुड़े कई कामों का प्रशिक्षण लिया और सारी ट्रेनिंग के दौरान उसकी सख्ती बरकरार रही। मैं तुझे एक दिन ऐसे ही बांध दूंगी। मैंने मस्खरी की। वह बोला, पहले मुझे पकड़ना होगा मिसेस स्टील। मेरे दिमाग में पिछली तस्वीर कौंध गई, पर उसके बाद हम बिछड़ भी तो गए थे। अब तो उसने प्यार का इजहार भी किया है, तो क्या मैं फिर उसे छोड़ जाऊंगी? मैंने उसकी आंखों में झांका। क्या मैं उसे कभी छोड़कर जा सकूंगी? भले ही वह मेरे साथ कुछ भी करे। क्या मैं उसे कभी धोखा दे सकूंगी? शायद कभी नहीं। उसने मुझे बोट के सारे हिस्से दिखाए और मैंने सुना कि उसने कितनी अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल किया था। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। मैंने जहाज़ों के लिए उसके जुनून की बात की थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि उसकी कंपनी बड़े जहाज़ों के सिवाय ऐसी प्यारी नावें बनाने में भी निपुण है। मैं उसके प्यार करने के अंदाज पर फिदा हूँ। वह एक असाधारण प्रेमी है। बेशक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। केट यहाँ होती तो बात बेशक कुछ और ही होती। खैर, ये सब उसके लिए कब तक काफ़ी होगा, मैं कुछ नहीं जानती, पर यह ख्याल बड़ा ही कड़वा है। अब वह बैठ गया और मैं उसकी बाहों के घेरे में सुरक्षित खड़ी रही। ग्रेस सियाटल के पास आ रही है। मैं व्हील पर हूँ और क्रिश्चियन बीच बीच में सुझाव देता जा रहा है। जल यात्रा की यह कविता दुनिया जितनी ही पुरानी है, वह मेरे कान में बोला। ये तो किसी का कहा हुआ लगता है। हाँ,
एंटोनी डी सेंट एक्सपोरी। ओह, मुझे भी लिटिल प्रिंस बहुत पसंद है। मुझे भी। शाम अभी ढली नहीं, आसपास के नावों से रोशनी आने लगी है। तट पर लगी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे सूर्यास्त देखने आए हैं। क्रिश्चियन ने बोट को एक कोने में खड़ा कर दिया और डॉक साइड के पास भीड़ इकट्ठी हो गई है। उसने बड़े आराम से ये किया और मैक ने नीचे जाकर ग्रेस को बांध दिया। लौट आए? वह बोला। धन्यवाद, आज की दोपहर अद्भुत रही, मैंने कहा। क्रिश्चियन बोला, बेशक, जी में आ रहा है कि किसी सेलिंग स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा दो, फिर हम दोनों अकेले ही जल यात्रा पर जाएंगे। मुझे बहुत मज़ा आएगा और हम बार बार उस पलंग और कमरे का। मेरी बात अधूरी छूट गई और वह मेरा कान चूमकर हौले से बोला, एनेस्टेशिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसका यह सुर ही मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। यह ऐसे कैसे कर लेता है? आओ, अपार्टमेंट में कोई नहीं है, हम चल सकते हैं। होटल का सामान वो टेलर ने ले लिया है। ओह, कब? उसने पहले ग्रेस को चेक किया था और फिर होटल चला गया। क्या वह बेचारा कभी सोता भी है? नींद? एना, वह अपना काम कर रहा है। जेसन अपने काम में माहिर है। जेसन? जेसन टेलर। मैंने सोचा कि टेलर उसका पहला नाम था। ये नाम उसे सूट करता है, मजबूत और भरोसेमंद। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर क्रिश्चियन बोला, क्या टेलर पर दिल आ गया है? शायद। उसने भवें से कोड़ी। मेरा दिल उस पर नहीं आया है, तुम अपनी भवें से कोड़ना बंद करो। तुम्हें टेलर पसंद है? हाँ, पसंद तो है। क्रिश्चियन ने मुंह बना लिया। वो मुझे बड़ा भरोसेमंद लगता और ऐसा लगता है कि वह हमारी किसी बुजुर्ग की तरह देख रेख करता है। हैं? क्रिश्चियन हैरान हो गया। बेशक अजीब बात है पर सच है, मैंने कहा। क्रिश्चियन के चेहरे पर अब भी अजीब से भाव हैं। क्रिश्चियन प्लीज कुछ तो सयाने बनो। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, उसने कहा। कोशिश अच्छी है, मैंने आंखें नचाई। वैसे ऐसा करने से तुम्हें क्या याद आता है एना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम अच्छी तरह पेश आए तो हम उन यादों को दोहरा सकते हैं। उसके चेहरे पर हंसी खेल गई। मैं अच्छे से पेश आऊं? वैसे मिसेस स्टील, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं उन यादों को दोहराना चाहता हूँ? जब मैंने ये कहा तो तुम्हारी आंखों की चमक देखने लायक थी। तुम तो मुझे अच्छी तरह जान गई हो। मैं और अच्छी तरह जानना चाहूंगी। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, है ना? वह मुलायम सुर में बोला। क्रिश्चियन ने डेक पे आकर मैक से हाथ मिलाया। धन्यवाद मैक। मिस्टर ग्रे, मुझे भी खुशी हुई। एना, गुड बाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने भी ओले से सिर हिलाया। उसे पता होगा कि जब वह किनारे पर गया था तो बोट में क्या हो रहा था। गुड डे मैक। थैंक यू। उसने मुस्कुराकर आंख दबाई तो मैं खिसिया गई। मैक कहाँ से है? मैंने कुछ देर बाद क्रिश्चियन से पूछा। आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, उसने हैरानी से जवाब दिया। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? मैक, वो मेरे लिए काम करता है। उसने ग्रेस बनाने में मदद की है। क्या तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं? नहीं, कोई खास नहीं। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बताता, बस एक ही है। मैं जानती थी कि वह किसका नाम लेने वाला था। भूख लगी है, उसने बात बदल दी। मैंने हामी दी। दरअसल भूख से जान निकल रही थी। हम वहीं खाएंगे जहाँ कार खड़ी है, आओ। उसके बाद हम एक छोटे से तावली बिस्ट्रो में गए। उसका नाम था बीज। मुझे पोर्टलैंड वाली जगह याद आ गई। हम दोनों मेनू देखते हुए लजीज फ्रॉस्किटो पीते रहे। वह मुझे देखकर बोला, एना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। घर से बाहर आकर तुम और भी निखर जाती हो। मैं शर्मा गई। उसे धन्यवाद दिया पर वह अपनी वही जिज्ञासा दोबारा उठा दी। उसका मूड ठीक लग रहा था और मैंने पूछ ही लिया, तुम्हारे ज़्यादा दोस्त क्यों नहीं है? मैंने कहा ना कि मेरे पास वक्त ही कहाँ है। काम से जुड़े लोगों से जान पहचान है पर वे दोस्त नहीं हैं। मेरे पास मेरा परिवार और एलिना है, बस। तुम्हारे पास कोई पुरुष दोस्त नहीं जिनके साथ थोड़ा मूड बदलने के लिए मौज मस्ती कर सको?
एनास्टेशिया, तुम जानती हो कि ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ। काम का कितना दबाव रहता है, फिर कभी कभी उड़ान भरता हूँ या जल यात्रा पर निकल जाता हूँ। कॉलेज में भी कोई दोस्त नहीं थे? नहीं, बस एलिना। उसने चिंता के साथ गर्दन हिलाई। बिल्कुल अकेले रहते होगे। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान खेल गई। तुम क्या खाना चाहोगी? उसने एकदम बात बदल दी। मैं रिसोटो लूंगी। अच्छी पसंद है, उसने कहा। वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया और बात नहीं खत्म हो गई। मैं मन ही मन सोच रही थी, अगर आज वह बात करने के मूड में है तो क्यों न पिछली बातें की जाएं। मुझे उसकी उम्मीदों और मांगों के बारे में भी पता लगाना है। एनास्टेशिया, क्या हुआ बताओ। मैंने उसके चिंतित चेहरे को निहारा। बोलो ना, क्या हुआ। उसकी चिंता किसमें बदल रही है, गुस्सा या भय। मैंने गहरी सांस ली। मुझे चिंता है कि ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हारा केवल इससे काम नहीं चलेगा। उसके जबड़े कस गए और आंखें सुलग उठी। क्या मैंने कोई ऐसा इशारा दिया कि यह सब काफी नहीं है? नहीं, तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे पता है कि तुम कैसे हो, तुम क्या चाहते हो। मैं अकलाई। उसने आंखें बंद कर लंबी उंगलियों से माथा सहलाने लगा। मुझे क्या करना होगा? उसने कुछ ऐसे सुर में कहा जैसे ताव खा गया। नहीं, तुम समझे नहीं। तुम्हारी ओर से कोई कमी नहीं है और मैं जानती हूँ कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हें मजबूरन कोई ऐसा इंसान बनने का दबाव नहीं डाल रही जो तुम नहीं हो। एना, मैं अब भी वही हूँ, जिंदगी की कड़वाहटों के 50 रंगों वाला इंसान। मुझे दूसरों को काबू में रखने की अपनी लत पर काबू करना पड़ रहा है, पर ये मेरा स्वभाव है और मैं जिंदगी से इसी तरह पेश आया हूँ। हाँ, तुमसे एक निश्चित बर्ताव की उम्मीद करता हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो यह मेरे लिए चुनौतीपूर्ण और तरोताजगी देने वाला हो सकता है। हम अब भी वही करते जो मुझे करना पसंद है। कल तुमने मुझे अपनी उस बोली के बाद धौल जमाने की इजाजत दे दी। वह मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम्हें सजा देकर अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि यह इच्छा कभी खत्म होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये सब उतना मुश्किल भी नहीं जितना मैंने सोचा था। मैं उसके बचपन वाले कमरे में घटी उस घटना को याद कर खिसिया गई। मैंने हौले से शर्मा कर कहा, मैंने भी उसका बुरा नहीं माना। मुझे पता है और मैंने भी नहीं माना। पर है ना, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। यह सब मेरे लिए नया है और मेरी जिंदगी कुछ पिछले दिन सबसे बेहतर दिनों में से रहे। मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहता। ओह, ये मेरी जिंदगी के भी बेहतरीन दिन थे। मेरे भीतर बैठी लड़की ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो भी मुझसे सहमत है। तो क्या तुम मुझे अपने प्ले रूम में नहीं ले जाना चाहते? उसने थूक निगला। चेहरा पीला पड़ गया और सारी हंसी सूख गई। मैं नहीं ले जाना चाहता। मुझे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अंदर बैठी लड़की तो किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाए बाहें मोड़कर खड़ी हो गई। जब हम पिछली बार वहां थे तो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, उसने कहा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो हमें फिर से जुदा कर दे। जब तुम चली गई तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने तुम्हारे बारे में कैसा महसूस किया था। उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। पर ये सही नहीं लगता। तुम लगातार यही ध्यान रखते रहोगे कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। तुमने मेरे लिए ये सब बदलाव किए हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, कुछ रोल प्ले करना चाहिए। मेरा चेहरा उसके प्लेरूम की दीवारों जैसा सुर्ख हो गया। इस बारे में बात करना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने उस आदमी के साथ कितने ही अलग तरह से सेक्स किया है और कुछ हफ्ते पहले तक तो इन बातों के बारे में सुना तक नहीं था। ना ही कभी सोचा था कि ये सब संभव हो सकता है। पर इस बारे में इससे बात करना इतना मुश्किल है ना? तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा भावनाएं प्रकट करती हो। प्लीज प्लीज ऐसा महसूस मत करो। वह बेपरवाह क्रिश्चियन कहाँ गया? अब तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव दिख रहा है।
बेबी, अभी मुश्किल से एक वीकेंड हुआ है, हम दोनों को थोड़ा वक्त दो। जब तुम चली गई थी तो मैंने हम दोनों के बारे में बहुत सोचा। हमें वक्त चाहिए। तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम कुछ करें, पर अभी तो तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मुझे तुम्हें खुश, बेपरवाह और बिंदास देखना पसंद है। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। हमें दौड़ने से पहले एक साथ चलना होगा। अचानक ही वह हंस दिया। इसमें कौन सी मजाक वाली बात है? वह हमेशा यही कहता है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन उसके ही शब्द दोहरा दूंगा। अच्छा, डॉक्टर का भूत सवार है। क्रिश्चियन हंसा। बिल्कुल सही कहा। पीटर हमारे लिए स्नैक्स और ब्रुशेटा ले आया। हमारी बात वहीं थम गई। जब हमारे सामने खाना परोसा जा रहा था तो मैं सोचने लगी, आज कितने दिन बाद क्रिश्चियन को फिर से शांत मूड में देखा है। मैंने चैन की सांस ली और वो मुझसे पूछने लगा कि मैंने कहाँ कहाँ की सैर की हुई है। बात जल्दी खत्म हो गई क्योंकि मैं तो कॉन्टिनेंटल यूएस के सिवा कहीं नहीं गई। उसने सारी दुनिया देखी हुई। हम बड़े आराम से उसकी देखी हुई जगहों के बारे में चर्चा करने लगे। हमारे स्वादिष्ट और संतुष्टिदायक भोजन के बाद क्रिश्चियन और मैं स्काला लौट आए। कार के मधुर संगीत के बीच में मैं अपने ख्यालों में मग्न हो गई। आज का दिन तो जबरदस्त रहा। डॉक्टर ग्रीन, हमारे शार, क्रिश्चियन के प्यार का इजहार, बोट और होटल में हमारे शारीरिक संबंध और कार की खरीद। क्रिश्चियन खुद भी कितना बदला बदला लगा, मानो वह किसी चीज को नए सिरे से तलाश रहा था। वह क्या थी मुझे भी नहीं पता। कौन जानता था कि वह इतने प्यार से पेश आ सकता था। मैंने उसे देखा तो वह अभी भी अपनी सोच में गुम था। वैसे मुझे अचानक ही याद आया कि उसने कभी एक स्वाभाविक किशोरावस्था की जिंदगी जी ही नहीं। मैंने गर्दन झटकी। मेरा दिमाग उसकी आशंका की ओर चला गया। उसे बॉल गेम में डर था कि कहीं डॉक्टर की बातें सुनकर मैं उसे छोड़कर न चली जाऊं। क्रिश्चियन अब भी मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है। अगर वह ऐसा ही महसूस करता रहा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उसे लगता है कि असलियत जानते ही हमारा साथ खत्म हो जाएगा। ओह, ये आदमी कितना उलझा हुआ है। घर पास आने लगा तो उसका तनाव और भी बढ़ता गया। उसने चारों ओर नजर मारी और मुझे पता है कि वह लीला को देख रहा है। मैं भी देखने लगी। हर युवती को परखने के बाद भी हम लीला को नहीं खोज सके। वह गैराज में आया तो चेहरे पर तनाव की रेखाएं और भी गहरी थी। मैं सोचने लगी कि अगर उसे इतना ही परेशान होना था तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। कुछ दिन होटल में ही बिता लेते, कम से कम इतना तनाव तो ना होता। स्वेयर गैराज में पेट्रोलिंग कर रहा है। मेरी ऑडी वहां से गायब है। क्रिश्चियन ने एसयूवी खड़ी की तो स्वेयर दरवाजा खोलने आ गया। हेलो स्वेयर, मैंने धीरे से कहा। मिसेस स्टील, मिस्टर ग्रे, कुछ पता चला? उसने पूछा। कुछ नहीं पता चला सर। क्रिश्चियन ने सहमति में सिर हिलाया और मेरा हाथ थामकर लिफ्ट की ओर चल दिया। मैं जानती हूँ कि इस समय उसका दिमाग चकराया हुआ है। वह मेरी ओर मुड़कर बोला, तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर अकेली बाहर नहीं जाओगी, समझे तुम? ओके। उसका यह रवैया देखकर मुझे हंसी छूट गई। मैं अपने आप को गले लगाना चाहती हूँ। ये इंसान, तानाशाही रवैये वाला इंसान, मुझे किस कदर चाहता है। मैं हैरान हूँ कि इस सप्ताह पहले इसका यह सुर सुनकर मेरी जान निकल जाती थी, पर अब इससे इतना जान गई हूँ कि इसके इस बर्ताव का कारण समझती हूँ। इस समय यह लीला के कारण तनाव में है, मुझसे प्यार करता है, मेरा बचाव करना चाहता है। इस मजाक की क्या बात है? उसने हैरानी से पूछा। तुम? मैं? मिसेस स्टील, मुझ में हैरानी की क्या बात है? मुंह मत फुलाओ। क्यों? वह और भी हैरान हो गया। क्योंकि मेरे होंठ काटने से तुम पर जो असर होता है, तुम्हारे मुंह फुलाने से मुझ पर भी वैसा ही असर होता है। सच्ची? उसने फिर से मुंह बनाया और मुझे एक छोटा सा चुंबन दे दिया। मैंने भी अपने होंठों को उसके होंठ की ओर बढ़ाने में देरी नहीं की और हमारा छोटा सा चुंबन ने गहरे आवेग और दीवानगी भरे चुंबन में बदल गया।
अचानक ही मेरी उंगलियां उसके बालों में घूमने लगी और उसने मुझे लिफ्ट की दीवार से सटा दिया। हमारी जीभें आपस में टकरा रही हैं। पता नहीं लिफ्ट की चारदीवारी का असर है या कुछ और। मुझे उसका आवेग, उसकी ज़रूरत और चाह और भी गहरी हकीकत लग रहे हैं। ओह मैं भी तो उसे अभी और यहीं चाहती हूँ। अचानक ही लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुल गया। क्रिश्चियन ने अपना मुंह पीछे कर लिया और अब भी उसके उस अंक का उभार महसूस कर सकती हूँ। ओह, वह बेदम होकर बोला। उफ। मैंने भी एक गहरी सांस भरकर खुद पर काबू पाना चाहा। उसने मुझे घूरा। एना, तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? उसने अपने अंगूठे से मेरे निचले होठों को छुआ। मैंने आंख के कोने से देखा कि टेलर 2 कदम पीछे हो गया था। वह अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आगे और अपने राजकुमार के सुंदर बढ़न वाले मुंह के कोने को चूम लिया। क्रिश्चियन, तुम मुझे क्या कर देते हो? वह पीछे हटा और हाथ थाम कर रोक में दिया। चलो। टेलर अभी बरामदे में खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। गुड इवनिंग टेलर, क्रिश्चियन ने अपने पन से कहा। मिस्टर ग्रे, मिसेस स्टील। मैं कल मिसेस टेलर थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और वह लजा गया। हाँ, उसके लिए एक अंगूठी कम से कम चाहिए थी, टेलर ने कहा। मुझे भी यही लगा था, मैंने कहा। क्रिश्चियन ने मेरा हाथ कसकर थाम लिया और बोला, तुम दोनों के किस्से हो गए हो तो क्या मैं बात कर सकता हूँ? टेलर एकदम पहलू बदल कर संभल गया और मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गई। मैंने लाइन क्रॉस कर दी थी। सॉरी, मैंने क्रिश्चियन की ओर मुड़ने से पहले टेलर से कहा और उसने कंधे झटकते एक दयालु मुस्कान भर दी। मैं भी आया, मिसेस स्टील से कुछ बात करनी है, क्रिश्चियन ने टेलर से कहा। और मैं जान गई आज कब तो मेरी शामत आ गई। क्रिश्चियन मुझे बेडरूम में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। एनास्टेशिया, स्टाफ के साथ फ्लर्ट मत करो, उसने फटकारा। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। यह एक दोस्ताना रवैया और दोनों बातों में अंतर है। स्टाफ के साथ इन दोनों में से कोई बर्ताव मत रखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, मेरा बेपरवाह क्रिश्चियन कहाँ गया? सॉरी, मैंने किसी तरह कहा और अपनी उंगलियों को घोरने लगी। आज पूरा दिन उसने मुझसे इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। उसने मेरा चिबुक पकड़कर मुंह उठाया। तुम जानती हो कि मैं कितना जलनखोर हूँ, वो हौले से बोला। क्रिश्चियन, इसमें जलने वाली बात कहाँ से आ गई? तुम मेरे शरीर और आत्मा पर पूरा हक रखते हो। उसने पलकें झमकाई और मुझे चूमा, पर इस चुम्बन में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। मुझे देर नहीं लगेगी, तुम आराम करो। वह मुझे अपने बेडरूम में अकेला छोड़कर झट से निकल गया। इसे टेलर से जलने की क्या पड़ी है? मैंने अविश्वास से सिर झटका। घड़ी देखा तो पता चला कि अभी 8 ही बजे हैं। मैंने कल के लिए कपड़े निकालने की सोची और अपने कमरे में जाकर अलमारी खोल ली। वह खाली थी। सारे कपड़े कहाँ गए? अरे नहीं, क्रिश्चियन ने मेरी बात मानते हुए सारे फेंक दिए। मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की हैरानी से देख रही है। मैंने फटकारा, तू और तेरी जुबान बड़ी आई। उसने मेरी बात क्यों सुनी? मुझे मॉम की बात याद आ गई। मर्द सारी बातों का वही मतलब समझते हैं जो साफ दिखता है। मैंने खाली जगह देखकर मुंह बनाया। उनमें कुछ सुंदर कपड़े भी थे। वो बॉल ड्रिंक्स कितनी सुंदर थी। मैं कमरे में टहलने लगी। ये क्या, मेरा मैक कहाँ गया? सबसे पहले दिमाग में यही आया कि होना और लीला ने चुरा लिया होगा। मैं झट से नीचे उसके कमरे में गई तो देखा कि मेज पर मेरा मैक, आईपैड और बैग रखा था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि सारे कपड़े क्रिश्चियन के कपड़ों के साथ जगह बनाकर रख दिए गए हैं। यह कब हुआ? वैसे काम करने से पहले बताता क्यों नहीं है? मैं मुड़ी तो उसे दहलीज पर खड़ा पाया। ओह, उन्होंने ये सब कर दिया, उसने बेख्याली में कहा। क्या हुआ? उसका मुंह बना हुआ था। टेलर को लगता है कि लीला इमरजेंसी सीढ़ियों से आई थी और उसके पास उनकी चाबी हो सकती है। अब सारे ताले बदल दिए गए हैं। टेलर की टीम ने एक कमरा छान मारा है। वो यहाँ नहीं है।
उसने बालों में हाथ फिराया। काश मैं जान पाता कि वह कहाँ है। उसने हमारी सारी खोजबीन पर पानी फेर दिया है। उसे मदद की ज़रूरत है और वह जाने कहाँ छिपती फिर रही है। मैंने उसके गले में बाहें डाल दी। उसने मुझे बाहों के घेरे में कस लिया। जब वह मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर फ्लिन के यहाँ जगह है। उसके पति का क्या हुआ? उनके बीच अब कुछ नहीं बचा। उसका परिवार केंटकी में है और मुझे लगता है कि वह यहाँ अकेली ही है। कितने खेद की बात है। तुम्हें यहाँ सामान होने से दिक्कत तो नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कमरे में रहो। वाह, कैसे बात बदल दी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम साथ ही सो। तुम साथ सोती तो मुझे रात को डरावने सपने नहीं आते। तुम्हें डरावने सपने आते हैं? हाँ। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। मेरा दिल इस इंसान के लिए और भी दुखी हो गया। उसके जीवन में कितना दुख है। मैं तो कल काम पर जाने के लिए अपने कपड़े निकाल रही थी। मैंने किसी तरह हिम्मत बटोर कर कहा, काम? क्रिश्चियन ने सुनकर मुझे ऐसे घूरा मानो कोई गंदा शब्द सुन लिया। हाँ, काम। मैंने उसकी प्रतिक्रिया से उतना ही भ्रमित होते हुए कहा। उसने चिंता से कहा, पर लीला, वह बाहर कहीं भी मिल सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम काम पर जाओ। उसने एक पल रुकने के बाद कहा, क्या? क्रिश्चियन, ये क्या बात हुई? मुझे काम पर जाना है। नहीं, तुम नहीं जाओगी। ये क्या कहना चाहता है? मेरी नई नौकरी है और बेशक मुझे पसंद भी है। मुझे तो काम पर जाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी दुनिया जीतने निकल पड़ो और मैं यहाँ बैठी उंगली चटकाती रहूं? शायद हाँ। ओह, 50 मुझे हिम्मत दो। क्रिश्चियन, मुझे काम पर लौटना है। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। हाँ, मुझे जाना है। मैंने किसी बच्चे की तरह हौले से कहा। उसने मुंह बनाया। यह सेफ नहीं है क्रिश्चियन। मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी करनी है और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, तुम्हें आजीविका के लिए काम पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि तुम ठीक रहोगी? वो लगभग चिल्ला रहा था। वह कहना क्या चाहता है? वो मुझे सहारा देगा? ओह, ये तो हद हो गई। मेरी उसकी जान पहचान अभी है ही कितनी, मुश्किल से 5 सप्ताह। अब वो गुस्से में दिखा और आंखें आग उगलने लगी और मैंने परवाह नहीं की। क्रिश्चियन, जरा सोचो, उस दिन लीला पलंग के पास थी। अगर वो मुझे कुछ करना चाहती तो उसी समय कर सकती थी। और हाँ, मुझे काम तो करना ही होगा। मैं तुम्हारी दया पे नहीं पलना चाहती और मुझे अपने स्टूडेंट लोन भी तो अदा करने हैं। उसके चेहरे पर मायूसी की रेखाएं खिंच गईं। मैंने भी ठान लिया कि पीछे नहीं हटूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम काम पर जाओ। क्रिश्चियन, ये फैसला तुम नहीं ले सकते। उसने बालों में हाथ फिरा और हम दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। स्वेयर तुम्हारे साथ जाएगा। क्रिश्चियन, यह जरूरी नहीं है। तुम बेकार की बात कर रहे हो। बेकार की बात? या तो वह तुम्हारे साथ जाएगा या मैं मनमर्जी करते हुए तुम्हें यहीं रख लूंगा। काम पर जाने नहीं दूंगा। वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्या वह करेगा? अच्छा, कैसे? ओह एनास्टेशिया, मुझे बहुत से तरीके आते हैं और मुझे मजबूर मत करो। ओके। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। हम दोनों खड़े एक दूसरे को घूर रहे हैं। अच्छा, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो यही सही है। स्वेयर मेरे साथ आएगा। मैंने अपनी आंखें नचाई और वह मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। मैंने कदम पीछे हटाया तो वह और आगे आगे। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं जान गई कि उसका मूड बदल गया है। क्या मैं तुम्हें घुमा लाऊं? उसने कहा। मैं तो सुनकर ही चकरा गई कि वह कहाँ जाने के लिए कह रहा है। वह हाथ थाम कर बोला, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तुम डराने की बात करते हो? मेरा तो दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं। भागने का मन हो रहा था? क्रिश्चियन की आंखें फैल गईं। मजाक कर रही हूँ बाबा। वो मुझे अलमारी के पास ले गया और मुझे अपने आप को शांत करने में समय लगा। अब भी नसों में उबाल आ रहा है। उससे लड़ना कोई आसान काम नहीं है।
उसने मुझे अपार्टमेंट में घुमाते हुए सारे कमरे दिखाए। उसके प्लेरूम 3 सोने के कमरों के अलावा टेलर और मिसेस जोन्स को पूरे अलग विंग मिले हुए थे, जिसमें उनके लिए रसोई, लिविंग एरिया और एक एक सोने का कमरा था। मिसेस जोन्स पोर्टलैंड में रहने वाली बहन के यहाँ से लौटी नहीं थी। नीचे उसके स्टडी के पास से एक टीवी रूम दिखा, जिसमें एक बड़े से प्लाज्मा स्क्रीन के अलावा कई गेमिंग कंसोल भी थे। वह अचानक ही अच्छे मोड में देखा। तो तुम्हारे पास एक्सबॉक्स भी है? हाँ, पर मैं इसमें बिल्कुल फिसड्डी हूँ। इलियट मुझे हमेशा हरा देता है। जब तुमने इस कमरे को प्लेरूम समझा तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मुझे खुशी हुई कि आपको मेरे वजह से हंसने का मौका मिला मिस्टर ग्रे। मैंने अकड़ से कहा, हाँ मिसेस स्टील, जब आप खिजाने वाले मूड में नहीं होती हो तो अक्सर ऐसा होता है। जब कोई नाजायज तरीके से हावी होता हो तो मैं खिजाने वाले मूड में आ जाती हूँ। मैंने कहा, मैं और नाजायज बात करने वाला? जी हाँ मिस्टर ग्रे, मेरा तो दिल करता है कि ये शब्द आपके नाम से जोड़ दूँ। हाँ मिसेस स्टील, इसके बारे में तो विचार करना होगा। वैसे मुझे लगा था कि ट्रेवेलियन तुम्हारा मिडिल नाम था। नहीं, मेरा सर नेम है, पर तुम इस्तेमाल नहीं करते। बहुत लंबा है। आओ, उसने कहा, और फिर हम एक वाइन सेलर से होते हुए टेलर के ऑफिस में पहुंच गए। काफी बढ़िया जगह थी और एक मेज के आसपास 6 कुर्सियां लगाई गई थी। वहीं मुझे सीसीटीवी के सारे इंतजाम दिखे। मुझे नहीं पता था कि अपार्टमेंट में इसकी भी व्यवस्था है। हाय टेलर, मैं अन्ना को ये दिखाने लाया था। टेलर ने मुझे विनम्र मुस्कान दी और खड़ा हो गया। क्रिश्चियन मेरा हाथ थामकर लाइब्रेरी की ओर ले आया। यहाँ तो तुम आ ही चुकी हो। मैंने बड़ा सा हरा बिलियर्ड मेज देखकर पूछा, खेलें क्या? क्रिश्चियन ने हैरानी से मुस्कुराया। हाँ, पर क्या पहले कभी खेला है? 2-3 बार। मैंने असली बात दबा दी। है ना, झूठ तुम्हारे बस का नहीं है। या तो तुम कभी नहीं खेली या एक छोटे से मुकाबले से डर गए। मैंने अपने होंठ पर जीभ फिराया। मैं और पिद्दी सी छोकरी से डर गया? कभी नहीं मिस्टर ग्रे। लगी शर्त? हाँ हाँ मिसेस स्टील, इतना भरोसा है। क्या शर्त लगी? अगर मैं जीती तो तुम मुझे प्ले रूम में वापस ले जाना। वह तो सुनकर ही गश खा गया। जब अपने आप को संभाल लिया तो बोला, अगर मैं जीता तो जो तुम्हारा दिल करे वही करना। अच्छा, डील। वह दबी हंसी के साथ बोला, क्या खेलोगी? पूल, इंग्लिश स्नूकर या कैरम बिलियर्ड? पूल प्लीज, मैं तो बाकी खेल जानती ही नहीं। उसने एक बड़ा सा चमड़े का डिब्बा निकाला जिसमें सारी गेंदें मखमल पर सजी थी। उसने झट से बॉल सजा दी। मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी इतने बड़े मेज पर कभी खेला भी है। उसने मेरे हाथ में क्यू और चौक पकड़ा दिया। क्या तुम ब्रेक करना चाहोगी? उसने विनम्रता से पूछा। वह खेल का मजा ले रहा है, उसे लगता है जीत तो उसकी ही होगी। मैंने अपने क्यू के छोर पर लगे फालतू चौक को मुख से उड़ाकर कनखियों से क्रिश्चियन को देखा। उसकी आंखों में एक नया ही रंग उतर आया है। मैंने सफेद बॉल पर निशाना साधा और एक ही झटके में धारीदार गेंद को दाएं गोले में गिराकर बाकी गेंदें बिखेर दी। मैं धारीदार गेंदें चुनती हूँ, मैंने हल्के संकोच के साथ कहा। क्रिश्चियन के चेहरे पर हंसी खेल गई। अच्छा जी, जो हुक्म। मैंने एक के बाद एक 3 गेंदें पॉकेट में डाल दी। मन ही मन जोन्स को धन्यवाद दे रही थी, उसने मुझे इतनी अच्छी तरह से खेलना सिखाया। क्रिश्चियन हैरानी से मेरा खेल देख रहा और उसके चेहरे पर हंसी नहीं रही। मैं हरी गेंद पर आकर चूक गई। एनास्टेशिया, मैं एक बात कहूँ, मैं तो तुम्हें सारी रात इसी तरह खेलते देख सकता हूँ, बिलियर्ड टेबल पर झुककर शॉट लगाती। एनास्टेशिया, मैं शर्मा गई। शुक्र है कि मैंने जीन्स पहनी हुई है। कमीना कहीं का, वह खेल से मेरा ध्यान हटाना चाहता है। उसने अपना स्वेटर उतारकर कुर्सी पर रख दिया और पहला शॉट लगाने को तैयार हो गया। वह मेज पर झुका तो मेरा ही मुंह सूख गया। अब समझ आया कि उसका क्या मतलब था। वह सफेद टी-शर्ट और टाइट जीन्स के साथ मेज पर झुका है। मेरी तो धड़कनें थम गई। मेरी सोच का दायरा भटक सा गया। उसने 4 सादी गेंदें निकालने के बाद
फाउल कर दिया। मिस्टर ग्रे, यह कैसी गलती की? मैंने पूछा। ओह मिसेस स्टील, मैं तो एक मूर्ख प्राणी हूँ। अब आपकी बारी। तुम हारने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, मेरे दिमाग में जो स्कीम है उसके लिए मेरा जीतना ज़रूरी है, और वैसे भी मुझे हमेशा से जीतने की आदत रही। मैंने आंखें सिकोड़ी। आज मैं हल्के नीले ब्लाउज में थी जिसका गला निचली कट का है। मैंने मेज पर झुककर ऐसा दिखावा किया कि मानो मुझे अपने दिखते उभारों की परवाह ही ना हो। ओह, इस खेल का भी अपना ही मज़ा है। मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो, वो मेरे कान में पास आकर बोला। मैंने अपनी गर्दन झटकी और अपने के ऊपर हौले से हाथ फिराया। मैं तो सोच रही थी अगला शॉट कहाँ से लूं, मैंने हौले से कहा। मैंने झुककर संतरे रंग की गेंद को निशाना बनाया और फिर अगले निशाने के लिए मेज पर पूरी तरह से झुक गई। क्रिश्चियन ने गहरी सांस ली और मैं निशाना चूक गई। वह मेरे पास आया, मेरी कमर के निचले हिस्से पर अपने हाथ रख दिए। मिसेस स्टील, आप मुझे लुभाने के लिए कमर मटका रही हैं। उसने एक धौल भी जमा दिया। हाँ, क्योंकि यही सच है। बेबी, ज़रा सोच कर ऐसी इच्छा जताना। मैंने अपना पिछला हिस्सा मला और मेज के दूसरे कोने पर आ गई। उसने लाल गेंद को निशाना बनाकर कमाल दिखाया, पर पीली गेंद पर चूक गई और मैं मुस्कुरा दी। रेड रूम, हम आने वाले हैं, मैं चिल्लाई। उसने त्योरी चढ़ाई और खेलने का इशारा किया। मैंने हरी गेंद निकाली और आखिर में संतरी गेंद ही रह गई है। क्रिश्चियन बोली, अपनी पॉकेट का नाम बताओ। ऐसा लगा मानो वह किसी और शरारत के बारे में पूछ रहा हो। बाईं ओर, ऊपर वाली। मैंने काली पर निशाना साधा, पर चूक गई। ओह, हो गया कचरा। क्रिश्चियन दुष्टता से मुस्कुराया और मेज पर झुक कर अपनी 2 बची गेंदों को निपटाने लगा। मैं उसके गठे बदन को मेज पर झुके हुए देख रही हूँ। उसने खड़े होकर के ऊपर चौक रगड़ा और मुझे गहरी वासना भरी नजरों से घूरने लगा। अगर मैं जीता, ओ हाँ, तो मैं इसी मेज पर पहले तुम्हारे पीछे धौल जमाऊंगा, फिर बिलियर्ड मेज पर ही सेक्स करूंगा। ओह, मेरी नाभि के आसपास की हर मांसपेशी खिंचती चली गई। सबसे ऊपर वाली। उसने काली की ओर संकेत किया और शॉट लगाने के लिए झुक गया। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ डार्कर का अध्याय 10 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।